आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विक्रम सिंह हेल्थ स्टार इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डॉक्टर श्रीमान माधव सिंह जी के साथ में अस्थमा एवं श्वास रोग पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब आपको अस्थमा रोग पर विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को इस बीमारी से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जानकारी को शेयर एवं लाइक करें। तो आइए अब अपन डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अस्थमा क्या है? अस्थमा की बीमारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताएं। अस्थमा का प्रचलित नाम एक पूरी सोसाइटी में दमा है, सांस का फूलना है। और इसके अंदर वैज्ञानिक तरीके से अगर इसको परिभाषित किया जाए तो इसमें सांस की जो नलियाँ होती हैं उनके अंदर जलन होती है, सूजन आती है, सिकुड़न आती है और बलगम बढ़ता है और उसकी वजह से सांस लेने में डिफ़िकल्टी यानी कि दिक्कत आती है। और जिसको कि अपन कहते हैं साधारण भाषा में हाँफना, वैसे हाँफने सा लग जाता है। और ज़्यादातर जो सांस के बीमार होते हैं उसके अंदर छाती के अंदर उसको टाइटनेस आती है, जकड़न सी रहती है, छाती भारी सी रहती है और एक तरह की साउंड की आवाज़ व्हीज जिसको कहते हैं वो भी आती है। डॉक्टर साहब, अस्थमा कितने प्रकार का होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग मुख्यतः प्रभावित होता है? अस्थमा में सबसे जो प्रभावी अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़ा सांस लेने का काम करता है और इसकी फेफड़े की जो नलियों में सूजन, जलन और जकड़न और इसका जो स्राव है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो हवा है वो फेफड़े की जो एल्वुलाई है उसके अंदर पूरी जा नहीं पाती और उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिए अपन इसको कई तरह से विभाजित कर सकते हैं। जैसे बच्चों में होने वाला और अडल्ट्स में, वयस्कों में होने वाला, या एक एलर्जी का अस्थमा, या कई बार जैसे बहुत सारी फेफड़े की बीमारी हो जाती हैं और उस फेफड़े की बीमारी के बाद में फेफड़े में स्कारिंग हो जाती है, फेफड़े में कैविटीज हो जाती हैं। उसकी वजह से फेफड़े की जो एफिशिएंसी है, जिसको अपन कैपेसिटी कहते हैं, फेफड़े के फूलने की जो पावर है वो कम हो जाती है। अतः ये इसको अपन भांति से एलर्जी के हिसाब से भी परिभाषित कर सकते हैं कि एलर्जी का अस्थमा, नॉन एलर्जी का अस्थमा, जुवेनाइल अस्थमा और एडल्ट अस्थमा, और कोई क्रोनिक बीमारी के पोस्ट कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से भी होने वाला अस्थमा। डॉक्टर साहब, अस्थमा बीमारी की खोज कब और कहां से हुई, इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताएं। हिप्पोक्रेट्स हमारे जो इसके जो मेडिसिन के जन्मदाता हैं, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को काम लिया। हालांकि बीमारी बहुत पहले से ही है और ये सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, लेकिन पहला जो तथ्यात्मक बात आई वो हिप्पोक्रेटस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेडिकल की बहुत सारी खोजें की हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया था और उनके नाम से ही ये अस्थमा और दमा का नाम पड़ा है। अस्थमा का पहला चरण क्या है? इस बीमारी की वजह से कौन कौन से रोगों के फैलने का खतरा होता है? अस्थमा का पहला चरण तो यही है कि भाई सबसे पहले उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। कोई चीज़ों के अंदर जैसे उसको थोड़ी सी भी एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आती है। तो शुरुआत में तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत यही होती है। बाद में धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होने लग जाती है, फिर वो उसकी फेफड़े की पावर और कम होने लग जाती है। तो फिर वो जैसे सारे लक्षण हैं वो बढ़ते जाते हैं। जैसे आवाज़ आना, व्हीज बढ़ने लग जाती है, बलगम बढ़ने लग जाता है, पेशेंट सीटिंग पोजीशन के अंदर भी ढंग से नहीं रह सकता, चलना फिरना काम करना तो उसका दूर की बात है। तो
शुरुआत से लेकर आगे तक जो जितने भी लक्षण हैं अपन ने परिभाषा के अंदर बताया दमा के, वो सारे लक्षण बढ़ते रहते हैं और व्यक्ति की सारी दिनचर्या की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ जैसे उसका खाना पीना, सोना और उसका फ्रेश होना, लेटरिन वगैरह तक जाना, उसको कपड़े पहनना, इस तरह की दिक्कत भी उसके सामने बहुत समस्याएं पैदा कर देती हैं। अस्थमा के परीक्षण या जांच किन मापदंडों पर होती है? अस्थमा के जांच के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं, वो सबसे विश्वसनीय है, सर्व जगह सुलभ भी हैं और बहुत जल्दी ही इनका उसके पता लगाया जा सकता है। इनका विश्लेषण भी बहुत सरल है और ये कम खर्चीले भी हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्पायरोमेट्री से उसकी जो सांस की जो अपन पेशेंट को साधारण जो इंस्ट्रूमेंट देते हैं उससे उसको सांस फुलाने के लिए, अंदर हवा लेने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी भी जैसे पीक, एक्सप्लोरेटरी, फ्लो रेट, ये सारी सब देख करके उसका जल्दी एक ग्राफिकल विश्लेषण कर लिया जाता है और उससे दमा की बीमारी का निदान किया जा सकता है। और जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हैं उनके द्वारा ही हम जो दमा जैसी लगने वाली जो दूसरी बीमारी हैं जैसे COPD है उनसे भी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो COPD है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसके अंदर भी सांस फूलता है और जो उसका कारण अलग होता है, सांस उसमें भी फूलता है, उसका इलाज भी बहुत अलग होता है। तो ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सिंपल टेस्ट होते हैं, बहुत आसानी से किए जा सकते हैं और इनको आसानी से करने के बाद में हम पूर्णतया मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये COPD है या ब्रोंकियल अस्थमा है। हालांकि देखने से सबको सांस फूलता हुआ लगता है और देखने से ही हाँफता हुआ प्रेशर लगता है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये दमा का बीमार है और 50% तक हमारी बात भी सही होती है। लेकिन जो इसकी जो टेक्निकल या अंदर जो मेडिकल प्रॉब्लम है, इसके साथ COPD को भी लोग ही नहीं, जो जानने वाले ही नहीं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों में भी COPD और अस्थमा को डिफ्रेंशिएशन करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। लेकिन तरीका बहुत सिंपल है, ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और ये अगर हो जाता है तो इलाज में बहुत सुविधा हो जाती है, क्योंकि दोनों का इलाज बहुत अलग तरह का है। क्या खांसी या कफ जैसे लक्षण से ग्रसित मरीज को अपन अस्थमा का मरीज मान सकते हैं? सबको तो नहीं मान सकते, सबको तो देखो वायरल कारण से भी खांसी होती है, सीजनल कारण से भी हो सकती है, थोड़ी सी एलर्जी से भी हो सकती है। लेकिन ये लक्षण मैंने आपको बताया कि भाई लंबे समय तक रहें और उसके साथ जैसे अपन वो जैसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके देखें, या जो परिभाषा के अंदर आता है कि भाई उसके अंदर जैसे आवाज़ आने लग जाती है, उसकी वो जो बलगम भी बढ़ने लग जाता है, नलियों के अंदर सिकुड़न भी आ जाती है, उसकी वो जो पल्मोनरी फंक्शंस है वो कम हो जाते हैं। अस्थमा से ग्रसित मरीज की दिनचर्या एवं खान पान संबंधी कौन कौन सी सावधानियों की पालना करनी चाहिए? देखो, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है और जिस तरह के अलग अलग कारणों से अस्थमा होता है उस तरह से ही इसका इलाज भी अलग अलग है। अब एलर्जी से अस्थमा अगर जो होता है तो उसमें जिस कारण से एलर्जी के जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, जैसे उसको कोई पोलन ग्रेन से है, हाउस डस्ट से है, माइट से है, तो जिस तरह के जो एलर्जन जो होते हैं उनसे बचाव उसका इलाज है। और वही जैसे कारण जिस तरह के होते हैं, बहुत सारे लोगों में जैसे इम्यूनिटी से संबंधित होता है, लोगों की अगर प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो भी सांस की बीमारी बढ़ती जाती है। कुछ लोगों के अंदर ये है कि भाई बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं लेकिन वो अपने पीछे फेफड़े की पावर को भी कम कर जाती हैं, तो उससे भी सांस की बीमारी और दमा हो जाता है। तो उन सब लोगों के लिए एक तरह की पल्मोनरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए वही स्पायरोमेट्री द्वारा उनकी एक्सरसाइज कराई जाती है। दूसरी बीमारी है
उसका निदान किया जाए तो अस्थमा ठीक हो सकता है। कोई बैक्टीरियल कारण से है तो एंटीबायोटिक दवाई से ठीक हो सकता है। और आजकल जैसे ILD की वजह से सांस में दिक्कत होती है, उनके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ आने लग गई। उनके लिए स्पेसिफिक जांच भी होती है और स्पेसिफिक दवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन जो मोटे कारण जो अपन बात कर रहे हैं, जो एलर्जी वाला कारण होता है, शरीर की इम्यूनिटी का कारण होता है, शरीर में साथ में दूसरी बीमारी होती है, उन सब को अगर हम दूर करें तो अस्थमा भी दूर हो सकता है। व्यक्ति की बीमारी चलती रहती है, अस्थमा चलता रहता है और उसकी जीवन की सारी प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। तो मतलब अगर व्यक्ति अपना हौसला बुलंद रखे तो बीमारी के साथ जीना सीख लेता है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को साधारणतया वो कर सकता है। और जितने भी कारण है उसमें घर में जैसे उसका किस तरह का रहन सहन होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग से होता है, बहुत सारे लोगों को घर में भी जैसे हमारी बहनें वो रसोई के अंदर छौंकन वगैरह लगाती हैं, वो भी ट्रिगर फैक्टर होते हैं। और जो जैसे ये आजकल इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन वाली जो बात चल रही है आजकल, कार्बन की ज़्यादा यूटिलिटी हो रही है, उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, ये भी इसका कारण है। मोटर गाड़ियों का और ये जो जीवाश्म के जो फ्यूल्स हैं, पेट्रोल वगैरह डीजल, इनका जितना उत्पादन बढ़ रहा है वो भी सब इसके कारण है। तो उनसे भी उस तरह से भी उनको बचा जाए। और जितना हो सके, जो बहुत सारे लोग जैसे सुबह शाम घूमना पसंद करते हैं, वो सब अच्छा रहता है। लेकिन जिन लोगों को पोलन से वो जो एलर्जी होती है, वो सुबह बाहर जाएंगे, अपने बगीचे में जाएंगे, खुली हवा में वो जा करके वो अपने आप को ठीक होना चाहेंगे, उनमें वो कारण उनकी बीमारी को फायदा देने के बजाय बढ़ा देता है। कई लोगों में ये भी देखा गया है कि जैसे एलर्जी का कारण अपने घर पे रहने वाले कई चौपाइयों का भी हो सकता है, कोई पालतू जानवर होते हैं उनका भी हो सकता है, फसल का भी हो सकता है, बागवानी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी इसको ट्रिगर करती हैं। जो चीज़ें एलर्जी को बढ़ाती हैं अल्टीमेटली वो जाकर के सांस की बीमारी को भी बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले अपने को ट्रिगर का मालूम चल जाए, और ट्रिगर क्या है, किसकी वजह से वो हो रहा है, स्पाज्म में सांस की नलियों में क्यों हो रहा है, उसका मालूम चल जाए, उससे बचा जाए तो सांस से बचा जा सकता है। दूसरा, उसका दिनचर्या अच्छी हो, खान पान अच्छा हो, उसकी नींद अच्छी हो, डाइट अच्छी हो, डाइट के अंदर संतुलित डाइट में प्रोटीन वगैरह भी सब चीज़ें होती हैं। हालांकि कुछ प्रोटीन वाली चीज़ों से भी एक तरह की एलर्जी होकर के सांस बढ़ जाता है, तो वो आजकल बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है, सब चीज़ों की जांच होती है, और जो चीज़ ट्रिगर फैक्टर होते हैं उनसे सिर्फ आदमी अपने सेल्फ लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करके उसको बच सकता है उनसे। और वो ये भी देख सकता है कि अपने को जैसे सोने के लिए या कमरे में जैसे अपन सब लोग वो जो पेपर डस्ट है या इस तरह की चीज़ें, पेपर वगैरह, या सोने के कमरे में मेरा ये कहने का है कि ज़्यादातर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कम से कम चीज़ें होनी चाहिए। वूलन के कपड़े हैं, उनसे उनके ऊपर एक तरह का अस्तर होना चाहिए। और घर पे झाड़ू लगाने के बजाय ये जो है ना पोंछा लगाना, वो सबसे ज़्यादा लाभकारी रहता है। और जो कोरोना ने हमें सिखाया है ये मास्क लगाना, ये इसके लिए एक तरह से रामबाण और सस्ती और बहुत अच्छी दवाई है। और कोरोना के बाद में बहुत सारे लोगों ने इसको मास्क को काम लेने लगे हैं, तो उसके बाद में ये जो एलर्जी, सांस वाली बीमारियां, लोग अपने आप आके कहने लगे कि भाई हमारे तो बहुत कम हो गया। तो ये भी है, लोगों को जिस चीज़ का मालूम हो, जिस चीज़ से उसको वो अस्थमा बढ़ता हो, वो उन सब से बचना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ भी होती हैं, वो भी एलर्जी करती हैं, तो उन सब से भी ध्यान रख करके बचा जा सकता है। और अस्थमा से हम बहुत सावधानी रख के आसानी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में बच्चों और वयस्कों में इस बीमारी के फैलाव का कारण क्या है मुख्य? अपना आधुनिक खान पान का, माता पिता बच्चे को बहुत अपना लाडला समझते हैं, वो उसको सारे उस बाज़ार में सारे खिलौने वो दिलाना पसंद करते हैं। बाज़ार में जो सारी चीज़ें हैं, जंक फूड वगैरह है, उसको दिखाना और खिलाना चाहते हैं। और बच्चों को
सब ऐसी जगह पे आजकल पोल्यूटेड जगह के अंदर अपने साथ ले जाते हैं। इन सब कारणों से भी बच्चों के अंदर ये ज़्यादा होता है। और माँ बाप बच्चे को वो हर चीज़ कई बार अपनी व्यस्तता की वजह से ही हर चीज़ उसको खिला करके दिखा करके उसको दे करके उसको एक तरह से बुढ़ाना चाहता है। वो ये नहीं समझता कि इसका कोई दुष्प्रभाव होगा और इससे उसको कोई बीमारी हो जाएगी। तो वो अपनी सुविधा के लिए बच्चे को कोई इस तरह की चीज़ खिलाने की आदत डाल देते हैं। भाई बच्चा मेरे पास ज़्यादा रहे तो वो कुछ उसको जंक फूड, कोई कई तरह के बिस्कुट या कई तरह की टॉफियाँ ये देते हैं। ये सब भी बच्चे के स्वास्थ्य और सांस के सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। क्या अस्थमा और फेफड़े के कैंसर के बीच कोई संबंध है सर? देखो, फेफड़े का कैंसर जो होता है उसमें सांस की बीमारी होती है, ये बात तो सही है। और ये एक तरह से लगभग इनमें आधे से ज़्यादा लक्षण समान रूप से भी होते हैं। और पहले अस्थमा का निदान नहीं होता है, पहले वो सांस की बीमारी आती है। तो अगर कैंसर हो भी गया ना तो लोगों को कई बार मालूम नहीं चलता। हालांकि ऐसा कोई सीधा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है, कोई अभी तक बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ें सामने नहीं है कि पहले उसको अस्थमा हुआ और अस्थमा सीधा कैंसर में चला गया। हालांकि अस्थमा के लोगों में फाइब्रोब्लास्ट नाम की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो ज़्यादा होती हैं और वो एक कैंसर का कारक होती हैं। लेकिन देखने में ज़्यादा ये आया कि कैंसर की तरह की जो बीमारियां होती हैं, जितने भी लंग्स के कैंसर होते हैं, उनमें सब में सांस की दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है। और वो डिफिकल्टी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि भाई दोनों में शायद पहले अस्थमा हुआ इसलिए इसको कैंसर हुआ होगा, बल्कि पहले वो बीमारी कैंसर पहले होती है, अस्थमा बाद में होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अस्थमा की जटिलताएं ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं सर? महिलाओं में जटिलताएं इसलिए पाई जाती हैं कि पहले तो देखो बहुत सारे हाउस होल्ड डिसीजंस भी बहुत सारे होते हैं। महिलाओं को घर की झाड़ू भारी चौका वगैरह करना पड़ता है, ये उसका वो जानवरों का काम करना पड़ता है, खेत खलिहान का काम करना पड़ता है। आजकल तो हमारी जो सरकार है बहुत संवेदनशील हो गई है, गैस वगैरह की फैसिलिटी हो गई है। लेकिन पहले चूल्हे चौके पर उपले से या उनसे जो खाना बनाना पड़ता था, फूंकनी देनी पड़ती थी, फूंक वगैरह, तो इन सब से बड़ा उनको खतरा होता था और ज़्यादातर फेफड़े की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती थी और इवन फेफड़े के कैंसर भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो और कुछ हार्मोनल कारण भी होते हैं। महिलाओं में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी वजह से भी इस तरह की बातें सामने आई हैं। इसमें बहुत सारी स्टडी चल रही हैं, लेकिन महिलाओं को बहुत सारे काम भी इस तरह से, जैसे उनको तनाव भी ज़्यादा रहता है। महिलाएं अपनी बीमारी को कुछ हद तक बाहर डिस्क्लोज भी नहीं करती, जहाँ तक वो एकदम सामने नहीं आ जाए जब तक वो उसको सबको बताती नहीं, इसलिए निदान में देरी हो जाती है। निदान में देरी होगी तो इलाज में भी देरी होगी। और महिलाओं की कुछ थोड़ी सी इस तरह की भी हमारे समाज में थोड़ी सी है कि भाई वो खुद भी अपने आप को इग्नोर करती हैं और हम भी पुरुष प्रधान समाज की होने की वजह से उनकी बीमारियों पर थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं आजकल वो भी स्वावलंबी हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा उन पर ध्यान भी कम दिया जाता है। तो ध्यान कम दिया जाता है, एक थोड़ा महिलाओं में एजुकेशन की कमी है, उसकी वजह से भी वो सारी चीज़ें समझ नहीं पाती, बीमारी को बता नहीं पाती, बीमारी का प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर पाती। तो वो सारी चीज़ें ही हैं। इसके लिए घर का वातावरण, उनकी शिक्षा ज्ञान विज्ञान की वो जो कमी है वो, और वो सबसे पहले महिलाओं की आदत भी होती है। महिलाओं की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि मेरे से पहले मेरे बच्चे, मेरे से पहले मेरा परिवार, मेरे से पहले मेरा पति, तो उनके लिए वो ज़्यादा सोचती हैं और अपनी चीज़ों को सबको दबा के रखती हैं। तो ये भी एक तरह का कारण है। अस्थमा के रोगी के लिए गर्भ धारण करना कितना सुरक्षित है सर? देखो, परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन एक जो अच्छा पल्मोलॉजिस्ट होता है उसकी देखरेख में, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की देखरेख में, और एक परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता रहता है, और नियमित रूप से फॉलोअप की प्रक्रियाएं, नियमित रूप से वो अपने फेफड़े की एक्सरसाइज, घर का वातावरण, खान पान अगर रखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी गर्भधारण किया जा सकता है और सफल गर्भधारण किया जा सकता है पूरे टाइम तक। लेकिन
इसमें सावधान भी रहना पड़ता है, खुद को भी ध्यान रखना पड़ता है, परिवार को भी ध्यान रखना पड़ता है। और अच्छे डॉक्टर जो 2 तरह के तो कम से कम होने चाहिए, जो मतलब अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट और अच्छा पल्मोलॉजिस्ट, ये तो होना ही चाहिए। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से क्या अस्थमा रोग का संपूर्ण इलाज संभव है? देखो, संपूर्ण रूप से इलाज संभव नहीं है, अपन एक तरह से यही कह सकते हैं, बीमारी को दबाया जा सकता है, बीमारी को रोका जा सकता है, बीमारी से बचा जा सकता है, और बहुत ध्यान से ढंग से दवाई ली तो बीमारी के साथ आसानी से जिया जा सकता है। बीमारी भी चलती रहती है, और मैंने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो सब अपना ध्यान भी रखते हैं, अपने इनहेलर्स वगैरह वो लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को भी ध्यान रखते हैं। तो मतलब यह है कि खुद की जीवटता पर भी निर्भर करता है और खुद की सावधानी पर भी निर्भर करता है। अपन आज के दिन ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई रामबाण दवाई नहीं है जिसको हम एक बार ले लें, या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको 6 महीने तक ले लें, 12 महीने तक ले लें तो वो फिर कभी नहीं होगा, या ऐसी कोई दवाई, ऐसा कोई ऑपरेशन, ऐसा कोई टीका जिसको हम लेकर के, चाहे वो कितना ही खर्चा हो, चाहे किसी भी डॉक्टर के पास में, चाहे भर्ती रह करके कहीं भी लोग कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक बार ये ले लिया तो फिर कभी नहीं होगा। तो अपनी को जो दिनचर्या है उसको संयमित रखिए, दवाइयों का, खान पान का और अपनी दिनचर्या का संयमित रखिए, रेगुलर चेकअप करा के, ध्यान रख करके, समझदारी से रह करके, चिकित्सक से काउंसलिंग करके आसानी से अपने हर काम को किया जा सकता है। बहुत सारे मैंने ये देखे हैं, बहुत सारे जो हमारे जो चिकित्सक हैं उनको भी दमा है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनको भी दमा है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग भी हैं, और बहुत सारे जैसे नेता लोग भी हैं, बहुत सारे किसान भी हैं, और मेहनत करने वाले मजदूर की तरह के भी लोग हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी भी पूरे समय तक आराम से हो सकती है। तो ऐसी सब चीज़ों का सावधानी पूर्वक और दैनिक रूप से रोजाना ध्यान रख करके, हमेशा, ये एक दिन का ध्यान रखने से काम चलने वाली नहीं है, रोजाना नियमित रूप से ध्यान रख करके हम इस बीमारी के साथ जी सकते हैं, आसानी से जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं, और परिवार और देश के लिए कम से कम परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे में सजीवता होनी चाहिए और कुछ चीज़ों का पालन होना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए, ध्यान और सावधानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अस्थमा या दमा से बचने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखो, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, हमारे पुराने लोग हैं, वो सब जैसे कहते आए हैं कि संतुलित जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए समय पर आहार भी चाहिए, संतुलित आहार भी चाहिए, अच्छी निद्रा भी चाहिए, अच्छा व्यायाम भी चाहिए, अच्छा वातावरण भी चाहिए। और जो ये जो चीज़ें हैं जिनसे शरीर बनता है, वायु, अग्नि, जल, इन सब का सही मात्रा में सही संतुलन होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो भगवान ने हमें हवा दी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका कोई खर्चा नहीं है, और इसको हमने ही इसको पोल्यूट किया है, हमारी आवश्यकताओं के हिसाब से ही हमने इसको हवा को प्रदूषित किया है, और उस हवा को ही प्रदूषण करने के बाद उसमें ही हमें सांस लेना पड़ रहा है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें कि भाई जीवाश्म वाले फ्यूल हैं उनको कम काम में लें, लोगों को में आदत डालें कि भाई ये स्मोकिंग की है, जितने भी तरह के नशे, धुआं वाली, चाहे कोई ई सिगरेट हो, चाहे कोई भी हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, इन सब को रोकथाम होनी चाहिए। सरकारों को जो चूल्हे के लिए जो आजकल गैस वगैरह जो दिए जा रहे हैं उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। और देखो, ये जो होली दिवाली होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई या कोई अच्छा अपना कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, उस पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलित रूप से उपयोग किया जाए। और जो आजकल जो प्रतिस्पर्धा का युद्ध बढ़ रहा है, पटाखों से तो बहुत कम होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि भाई ये फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन की लड़ाई चलती है, और ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं जिसमें बहुत सारे
ये बारूद को और काम में लिया जाता है, तो वो भी एक तरह का बहुत प्रदूषण का काम है। तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं उन सबको मिलकर के उनका कारण ढूंढना चाहिए। लोगों की जो ट्रिगर फैक्टर है जिसका एलर्जी का कारण है, वो जो कारण होता है उसका सही मात्रा में समय रहते ही निदान कर लिया जाए तो उससे वो बचा जा सकता है। और एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी इसलिए होती है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि हम अच्छी नींद नहीं ले पाते, हम कोई तनाव में रहते हैं, हम चलते ही कभी कुछ खा लेते हैं, चलते ही कभी कोई चीज़ छोड़ देते हैं। तो ये अनियमित और असंतुलित जो चीज़ें हैं, इनसे हमारी जो चीज़ें हैं, शरीर का जो है ना बैलेंस है, मेटाबॉलिक या पीएच सिस्टम है या प्रतिरोधक क्षमता वाली बातें हैं, ये सब प्रभावित हो जाती हैं। और जब तक हम में उनकी एकदम से बीमारी का एकदम बड़ा बृहद रूप सामने नहीं आया, जब तक हम उनको ध्यान नहीं देते। और जब तक मालूम चलता है चिकित्सकों को और हमें खुद को मालूम चलता है, परिवार के लोग सजग होते हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहने का मतलब है कि संतुलित भोजन हो, अच्छी नींद हो, उसको किसी तरह का टेंशन नहीं हो, खान पान के अलावा वातावरण भी अच्छा हो, इन सब चीज़ों में हमारा खुद का योगदान होना चाहिए, परिवार का होना चाहिए, सरकार की तरफ से शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए और पूरी मानवता को, सबको मिलजुल करके लिए वसुधैव कुटुंबकम जो मान के चलते हैं उसको ही इस बीमारी के अंदर शामिल कर लिया जाए। सारे प्रयास एक साथ किए जाएं, किसी एक व्यक्ति के प्रयास करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सब लोग मिलजुल के प्रयास करें और सब लोग हमेशा करें और हमारी जो दिनचर्या का हिस्सा है उसमें काम लेंगे तो न केवल ये जो सांस वाली बीमारी है ये दूर होगी, बल्कि इसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और मानव का जीवन सुखमय हो जाएगा। और हालांकि अस्थमा बहुत हिस्टोरिकल बीमारी है, बहुत पहले से होता है, बहुत पहले से लोग पीड़ित हैं, इसके बारे में तरह तरह की रोचक किस्से चले आ रहे हैं। लेकिन जो ये जो 20-21वीं शताब्दी के अंदर जो चीज़ आई सामने, वो पहले इतना भयानक रूप कभी नहीं था। और इन सब के कारण आपको मालूम है, एक एक घर के अंदर 3-3, 4-4 व्हीकल मिलेंगे, सब लोग, कोई सिगरेट पीने वाला मिलेगा, हर कहीं कितने रेस्टोरेंट के अंदर कितनी चिमनियाँ मिलेंगी, कितने कार्बन उत्सर्जन के काम होंगे। और जो पूरा जो वर्ल्ड लेवल है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कशन हो रही है कार्बन उत्सर्जन की रेटिंग को लेकर के हो रही है, उस पर ही पूरा विश्व काम कर रहा है। और उसके लेकर के लोगों को बहुत समझाइश होनी चाहिए, उसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए। जब ही पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से रुकेगा और इस तरह की बीमारियों से हम बच सकेंगे और मानवता का जो इतिहास है उसको हम आगे तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से अस्थमा रोग से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें। हमारे चैनल को प्यार देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं इस बारे में एक और बात मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि लोगों में अस्थमा हो जाता है, सांस की दिक्कत हो जाती है, वो भी मानते हैं, परिवार को भी मालूम है, लेकिन फिर भी एक पता नहीं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि वो छुपाते हैं कि हमारी ये कोई इसमें कोई बेइज्जती नहीं हो जाए, हमारी कोई इसमें कोई हमारी कोई कमजोरी का लोगों को मालूम नहीं चला जाए। तो ये सब कुछ होते हुए भी वो मतलब आपस में एक दूसरे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को तो बताने से परहेज रखते ही हैं, डॉक्टर के पास में जाने से परहेज रखते हैं। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए और जितना जल्दी हम इसके लिए सचेत हो जाएंगे तो इससे बच सकेंगे। जितना जल्दी जागरूक हो जाएंगे तो इस बीमारी से मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हम बच सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बना सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।